भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को कम करने के लिए जारी कोशिश के बीच आज दोनों देशों की सेनाओं के बीच कॉर्प्स कमांडर स्तर की वार्ता का 8वां दौर होगा। वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन करेंगे, जिन्हें हाल ही में लेह की 14वीं कोर का कमांडर नियुक्त किया गया है। सैन्य वार्ता पूर्वी लद्दाख के चुशुल में होगी। दोनों पक्ष पूर्वी लद्दाख में अप्रैल-मई महीने से चल रहे सैन्य तनाव को लेकर वार्ता करेंगे। दोनों पक्ष विवाद के समाधान और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने पर बात करेंगे। आज भारत और चीन के बीच 8वें दौर की बातचीत में नतीजा निकलने की उम्मीद है। LAC में सैनिकों की भारी तादाद और हथियारों की तैनाती कम करने पर आज बातचीत होगी और भारत चीन से ठोस कदम उठाने की मांग करेगा। सैन्य वार्ता के छठे चरण की बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने कुछ फैसलों की घोषणा की थी। इसके तहत अग्रिम मोर्चे पर और सैनिकों को नहीं भेजने, एक तरफा तरीके से जमीनी हालात बदलने से परहेज करने और हालात को जटिल बनाने वाली किसी भी कार्रवाई से बचने की बात कही गई थी। LAC पर चीन के साथ तनातनी के बीच बंगाल की खाड़ी में 4 देशों की मालाबार नौसेना संयुक्त अभ्यास जारी है। इसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की नौसेना हिस्सा ले रही है। ये अभ्यास बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम में मंगलवार को शुरू हुआ था। ये अभ्यास इन चारों देशों के बीच रणनीतिक संबंध को दर्शाता है। आज इस नौसैनिक अभ्यास का आखिरी दिन है। इन चारों देशों के नौसेना अभ्यास का दूसरा चरण 17 से 20 नवम्बर के बीच अरब सागर में शुरू होगा। अमेरिका में राष्ट्रपति पद का मुकाबला दिलचस्प हो गया। जीत के लिए 270 इलेक्टोरल चाहिए। अभी डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन 264 इलेक्टोरल वोट के साथ आगे चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अब तक 214 वोट मिले हैं। फिर भी अभी लड़ाई कांटे की मानी जा रही है। 4 राज्यों पर अब सारा दारोमदार है। इनमें पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया है, जिनको रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ माना जाता है, जबकि नेवाडा और एरिजोना को डेमोक्रेटिक पार्टी का। पेंसिल्वेनिया में 20 इलेक्टोरल वोट हैं और जॉर्जिया में 16, नेवाडा में 6 और एरिजोना में 11। ट्रंप को जीतने के लिए काफी मशक्कत करनी होगी। उनको अभी भी 56 वोटों की दरकार है, जिसके लिए कम से कम पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया और नेवाडा को जीतना होगा। पिछड़ रहे ट्रंप ने मुकदमेबाजी भी शुरू कर दी है। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग को उन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया है। उनका दावा है कि पेंसिल्वेनिया में उन्हें कानूनी जीत भी मिल गई है। ट्रंप ने 3 राज्यों में वोटों की गिनती को चुनौती दी है। ट्रंप ने विस्कॉन्सिन में वोटों की गिनती फिर से कराने की अपील की है। उनकी टीम ने पेंसिल्वेनिया और मिशिगन में केस दायर कर रखा है। पेंसिल्वेनिया में ट्रंप आगे थे, लेकिन बैलेट की गिनती के साथ उनका अंतर कम होता जा रहा है। ट्रंप ने सवाल उठाया कि चुनाव के 3 दिन बाद भी वोटों की गिनती कैसे जारी रह सकती है। पेंसिल्वेनिया का आदेश कहता है कि जिन बैलेट्स पर पोस्ट ऑफिस की 3 नवम्बर की सील लगी है, उन्हें शुक्रवार तक गिना जाएगा। बाइडेन ने दावा किया है कि रात भर चली काउंटिंग के बाद ये साफ हो गया कि हम काफी राज्य जीत रहे हैं, कि राष्ट्रपति पद के लिए 270 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लेंगे। अभी जीत का ऐलान नहीं कर सकते, लेकिन इतना साफ है कि जब गिनती पूरी होगी तो हमें लगता है कि हम जीत जाएंगे। बाइडेन के इस ऐलान के बाद ट्रंप और हमलावर हो गए। उन्होंने 3 राज्यों में वोटों की गिनती को चुनौती दे दी। कोरोना की वजह से करोड़ों अमेरिकी लोगों ने बैलेट के जरिए अपना वोट पोस्ट से भेजा है, जिनकी गिनती अब भी जारी है। ट्रंप इसे धांधली बता रहे हैं। बैलेट काउंटिंग में ट्रंप पिछड़ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि बैलेट के जरिए ज्यादातर डेमोक्रेट उम्मीदवार बाइडेन समर्थकों ने वोट डाला है और उनका फैसला कोरोना को लेकर ट्रंप के खिलाफ गया है। राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन ने नया इतिहास रचा। 7 करोड़ से अधिक वोट हासिल कर अमेरिकी इतिहास में सबसे ज्यादा वोट पाने वाले उम्मीदवार बने। 2008 में ओबामा को मिले वोटों का रिकॉर्ड तोड़ा। अमेरिका में चुनावी नतीजों को लेकर पूरी दुनिया में हलचल तेज हो गई है। इस बीच अमेरिकी सीनेटर कमला हैरिस ने चुनाव नतीजों को लेकर ट्वीट किया है। कमला हैरिस ने लिखा है कि ट्रंप कुछ भी कहें, मगर आखिरी वोट तक गिनती होनी चाहिए। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मची हलचल के बीच रूस की ओर से बयान जारी किया गया है। रूस ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में स्पष्टता की कमी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरा हो सकती है। इसका पूरी दुनिया में बड़े स्तर पर नकारात्मक प्रभाव होगा। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा, अमेरिकी चुनाव का परिणाम जो भी हो, दोनों देश मिलकर काम करेंगे।
जापान अमेरिका के गठबंधन को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति के लिए जरूरी बताया। अमेरिका में वोटों की गिनती पर मची महाभारत के बीच फ्रांस ने अमेरिका चुनाव पर भरोसा जताया है। फ्रांसीसी विदेश मंत्री ने कहा है कि मुझे अमेरिकी लोकतांत्रिक मूल्यों पर भरोसा है। अमेरिका के चुनाव पर चीन भी नजर जमाए हुए बैठा है। चीन की ओर से कहा गया है कि उसके अमेरिका से भले ही कई मामलों में मतभेद हैं, मगर आने वाले समय में दोनों देश मिलकर बेहतरी के लिए काम करेंगे। न्यूयॉर्क में हुई चुनावी हिंसा के मामलों में 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि चुनाव परिणाम में हो रही देरी के चलते लोगों ने कई जगहों पर जमकर तोड़फोड़ की थी। बिहार चुनाव में आखिरी दौर के मतदान के लिए प्रचार खत्म हो चुका है। कल प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने जनता को रिझाने में पूरी ताकत झोंक दी। 78 सीटों के लिए तीसरे और आखिरी दौर का मतदान 7 नवंबर को होगा और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। प्रचार अभियान खत्म करने के बाद नीतीश कुमार ने पटना हाईकोर्ट की मजार में चादर चढ़ाई। बिहार में कल चुनाव प्रचार खत्म होने के दिन पीएम मोदी ने बिहार के लोगों के नाम एक लंबा चौड़ा खत लिखा। इसमें मोदी ने बिहार में 2005 के बाद माहौल सुधरने और विकास कार्यों के रफ्तार पकड़ने का दावा किया। साथ ही पीएम ने कहा कि बिहार में जात पात पर नहीं, विकास पर, अवसरवादिता पर नहीं, आत्मनिर्भरता के विजन पर वोट पड़ेगा। पीएम ने लोगों से अपील की कि बिहार में विकास की योजनाएं अटके या भटके नहीं, इसके लिए नीतीश कुमार की सरकार की जरूरत है। प्रचार के आखिरी दिन सीएम नीतीश कुमार ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि उनका आखिरी चुनाव है। पूर्णिया की जनसभा में नीतीश ने जनता से वोट की अपील करते हुए भावुक अंदाज में ये ऐलान किया। हालांकि विरोधी इसे वोट पाने के लिए नीतीश का इमोशनल कार्ड करार दे रहे हैं। आखिरी दिन समस्तीपुर में रैली करने पहुंचे तेजस्वी यादव बुरी तरह झल्ला गए। दरअसल भाषण से ठीक पहले माइक खराब हो गया। इसके बाद एक छोटे माइक के सहारे उन्होंने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए सिर्फ एक लाइन की अपील की और माइक छोड़ दिया। खराब इंतजाम के चलते तेजस्वी जनता के सामने मंच पर ही आयोजकों और कार्यकर्ताओं पर जमकर बरसते दिखे। बंगाल में चुनावी बिगुल फूंकने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम आज कोलकाता में है। शाह कोलकाता में मतुआ समुदाय के पार्टी कार्यकर्ता के घर खाना भी खाएंगे। मतुआ समुदाय के लोग बांग्लादेश से शरणार्थी बनकर आए थे। बंगाल में इस समुदाय की आबादी 70 लाख से ज्यादा है। गुरुवार को शाह ने बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि से अपने दौरे की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने बांकुरा में आदिवासी कार्यकर्ता के घर पर खाना खाया और बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ मीटिंग की। बंगाल दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला है। आज तक के साथ इंटरव्यू में शाह ने कहा कि बंगाल की जनता को परिवर्तन की जल्दी है। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में 100 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है और 75 से ज्यादा मामलों में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। शाह ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में हत्या के मामले में पोस्टमार्टम के लिए भी कोर्ट जाना पड़ता है। शाह के मुताबिक ममता सरकार के खिलाफ पूरे बंगाल में गुस्सा है और जनता को मोदी पर भरोसा है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लगातार तीसरे दिन राजधानी में संक्रमण का आंकड़ा 6000 से ज्यादा दर्ज किया गया। गुरुवार को राजधानी में 6700 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। मौत की संख्या भी अब तक के सबसे ऊंचे आंकड़े के बराबर हो गई है। 24 घंटे में दिल्ली में 66 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली सरकार के हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक इससे पहले 27 जून को 66 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी। दिल्ली की कोरोना रिकवरी दर भी घटकर 89% पर आ गई है। कोरोना के संक्रमण की रफ्तार के बीच दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण ने भी खतरे की घंटी बजा दी है। पिछले 24 घंटों में राजधानी में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति तक पहुंच गया है और अलग अलग जगहों पर AQI 400 से 700 के बीच दर्ज किया गया। धुंध और धुएं की गहरी चादर के चलते विजिबिलिटी महज 400 मीटर के आसपास रह गई है। दिल्ली से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में भी AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। डॉक्टरों की टीम इस बात का अध्ययन कर रही है कि दिल्ली में कोरोना मामलों में आए उछाल का प्रदूषण से कोई सीधा संबंध तो नहीं है। बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने हर तरह के पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध 7 नवंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगा। इस दौरान दिल्ली के लोग दीपावली पर ग्रीन पटाखे भी नहीं जला सकते। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सरकार ने कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। वहीं 7 नवंबर से पहले और 30 नवंबर भी सिर्फ
ग्रीन पटाखे ही जलाने की अनुमति होगी। पटाखों के मामले पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। एनजीटी ने कहा है कि जो भी राज्य इस मामले में अपनी रिपोर्ट दाखिल करना चाहते हैं वो आज शाम 4 बजे तक जमा कर सकते हैं। एनजीटी ने आतिशबाजी पर बैन लगाने के लिए यूपी और हरियाणा सरकार से भी पक्ष रखने को कहा है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ग्रीन पटाखे ही चलाने की अनुमति दी थी, लेकिन एक्सपर्ट का दावा है कि ग्रीन पटाखे भी प्रदूषण फैलाते हैं। वहीं पटाखा इंडस्ट्री ने कोर्ट से अपील की है कि ये 10 लाख लोगों के रोजगार से जुड़ा मामला है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। गुरुवार को करीब 250 किसान संगठनों ने केंद्र सरकार पर हल्ला बोला। अमृतसर में किसानों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। रेल ट्रैक पर भी पिछले कई दिनों से आंदोलनकारियों का कब्जा है। पानीपत में आंदोलनकारी किसानों ने करीब 4 घंटों तक हाईवे जाम कर दिया। उधर भटिंडा में किसानों के प्रदर्शन के दौरान हंगामा हो गया। चेन्नई में भी किसानों ने केंद्र सरकार के दफ्तरों के बाहर जमकर नारेबाजी की। राजस्थान में गुर्जरों का आंदोलन अब भी जारी है। भरतपुर, करौली समेत कई जगहों पर गुर्जरों ने रेल पटरियों पर कब्जा कर लिया है और हटने को तैयार नहीं है। गहलोत सरकार के अफसर गुर्जर नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला है। दिल्ली के जीबी रोड में एक इमारत में भयानक आग लग गई। लपटें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयानक है। आग लगते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि इस अग्निकांड में कुछ लोग घायल हुए हैं। यूपी के मुरादाबाद में एक किशोर का खून से लथपथ शव मिलने से हड़कंप मच गया। खबर मुरादाबाद में कुंदरकी थाना क्षेत्र के जलालपुर मार्ग की है। यहाँ एक किशोर का शव मिला है। शव को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किशोर को किसी ने निर्दयता से मारा है। किशोर एक दिन पहले से गायब था। परिवार वालों की माने तो उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी। अब पुलिस जांच में जुट गई है कि आखिर किशोर को किसने मौत के घाट उतारा और हत्या के पीछे की वजह क्या है। यूपी में भूमाफियाओं पर योगी सरकार का चाबुक लगातार चल रहा है। इसी कड़ी में मऊ में बाहुबली मुख्तार अंसारी के करीबी भूमाफिया मोहम्मद ईशा खान पर कार्रवाई की गई। भारी पुलिस बल के साथ अधिकारी पहुंचे और उन्होंने ईशा खान के 3 मंजिला घर को ध्वस्त कर दिया। पुलिस की माने तो ईशा खान ने यह मकान सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाया था। बताया जा रहा है कि ईशा खान ने करीब 20 करोड़ की अवैध संपत्ति बनाई है, जिस पर सरकारी बुलडोजर चल रहा है। नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन करने वाले आरोपियों के पोस्टर पुराने लखनऊ में कई जगह लगवा दिए गए हैं। देखिए वो पोस्टर जो लगाए गए हैं, इनमें मौलाना सैफ अब्बास समेत 14 आरोपियों के नाम हैं। इन 14 आरोपियों में 8 प्रदर्शनकारियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है और इन्हें वांटेड भी घोषित किया गया है। आपको बता दें कि 19 दिसंबर को लखनऊ में नागरिकता कानून को लेकर हिंसात्मक प्रदर्शन हुआ था। यूपी के रायबरेली में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। मामला सलून कोतवाली क्षेत्र का है। यहाँ 2 पक्षों में रास्ते को लेकर खूनी हिंसा हो गई, जिसमें एक शख्स बुरी तरह घायल हुआ। घायल शख्स को अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम में महिला और उसके दोस्त पर फायरिंग करने वाले बदमाश अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जबकि जिस महिला को गोली लगी थी उसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि महिला अपने एक दोस्त के साथ गुरुग्राम में लॉन्ग ड्राइव पर थी, मगर रास्ते में गाड़ी लूटने की नियत से 3 बदमाशों ने उन्हें रोका और उन पर गोलियां चला दी, जिससे महिला और उसके दोस्त बुरी तरह घायल हुए। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि बदमाश अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मुंबई ने दिल्ली को हराकर आईपीएल सीजन 13 के फाइनल में एंट्री मार ली है। मुंबई ने क्वालिफायर में दिल्ली को 57 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 200 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, जिसके जवाब में दिल्ली की टीम 8 विकेट खोकर 143 रन ही जुटा सकी। मुंबई के विशाल स्कोर में सूर्य कुमार यादव के 51 और ईशान किशन के 55 रनों का योगदान रहा, जबकि ओपनर डिकॉक ने 40 और हार्दिक ने नाबाद 37 रन बनाए। 201 रन के टारगेट का पीछा करते हुए दिल्ली के ऑलराउंडर मार्क स्टोइनिस ने 65 रन की पारी खेली। वहीं मुंबई के स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह ने मात्र 13 रन देकर 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। दिल्ली के पास अभी फाइनल में पहुंचने का एक और मौका मिल सकता है।
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच एलिमिनेटर मैच में जो भी टीम जीतेगी उससे दिल्ली की दूसरे क्वालिफायर में भिड़ंत होगी और जीत दर्ज करने वाली टीम को फाइनल में जगह मिल जाएगी।